हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म मिसा मिटू माई सेल्फ नशीद रेहान चौधरी। और ये ग्रेविटेशन का सेकंड लेक्चर मैं लेके आ गया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके ऊपर क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे फाइनल एग्जाम में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम पढ़ने वाले हैं फ्री फॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई फ्री फॉल होता क्या है? पहली बार, व्हाट इज फ्री फॉल? क्या चीज़ है ये? सो लेट मी टेल यू, फ्री फॉल इज नथिंग। लेकिन जब भी तुम एक हाइट से कोई भी चीज छोड़ते हो, एक हाइट में ये लिया, हाइट से एक चीज छोड़ोगे ना, ठीक है, गिर जाएगा। ऐसे छोड़ा तो छोड़ने के बाद जो गिरता है उसे हम बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। जैसे इस बाबू ने क्या किया, एक बॉल था इसके हाथ में, एक बॉल था इसके हाथ में, उसको इसने छोड़ दिया, वो नीचे आके इधर गिर रहा है, यही फ्री फॉल है। सो फ्री फॉल अगर बोलने तो ज्यादा कुछ नहीं, बस यही है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम एन हाइट इट फॉल्स डाउनवर्ड विद एन इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यही है फ्री फॉल। वेलोसिटी इंक्रीज होता है भाई, क्योंकि उधर एक एक्सीलरेशन वर्क करता है। कैसे एक्सीलरेशन, यहाँ पर हम आज उसको लेके पढ़ेंगे कि जब भी तुम ऊपर से कोई चीज नीचे फेंकोगे, एक एक्सीलरेशन होता है, वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। मतलब स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहता है। अगर बढ़ते रहेगा तो तुम ऐसे, ये बुक में नहीं है, ग्राफ कैसा होगा, ये है v, ये है t। फ्री फॉल का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, ये ग्राफ होगा उसका। ओके, सो एक्सीलरेशन, इट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, इट इज द एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी। अब भाई अगर हमको उसका एक्सीलरेशन निकालना है, कैसे? दो बॉडी लेट करते, लेट एक बॉडी क्या है, ए बॉडी, बी अर्थ, एक अर्थ का बॉडी है, क्योंकि भाई अर्थ अट्रैक्ट करेगा, किसको करेगा? अट्रैक्ट ए बॉडी। मान लो जो अर्थ है एक बॉडी, वो दूसरे एक बॉडी कोई भी किसी को भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। मान लो अब हम लेट करते हैं कि जो मास ऑफ अर्थ है उसको हम मास ऑफ अर्थ इक्वल्स टू एम ई, और मास ऑफ जो बॉडी है उसको हम लिखेंगे एम बी, ठीक है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से क्या होगा, एफ जो उनके बीच में फोर्स होगा दैट विल बी जी एम ऑफ अर्थ, एम ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अर्थ का रेडियस होगा ना भाई, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब हमको क्या बोले, एक्सीलरेशन। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ होता है एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। इससे हम ए निकाल सकते हैं, ए इक्वल्स टू एफ बाई एम। हमको एफ का पता है, अच्छा ओके, ये बी होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी, क्योंकि हमको बी का एक्सेलरेशन चाहिए। एफ हमको पता है, जी इक्वल्स टू एम ऑफ ई, एम ऑफ बी डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम ऑफ बी, ठीक है। ये कैंसिल जाएंगे, दोनों कैंसिल जाने के कारण क्या होगा, जो इसका फॉर्मूला आया दैट इज m इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर, ये है इसका फॉर्मूला। एक्स्ट्रा स्लाइड है। सो ये है इसका फॉर्मूला। तो हमको जो एक्सीलरेशन, ओके, एक्सीलरेशन क्या मिला हमको फॉर्मूला, a इक्वल्स टू जी एम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर ऑफ ई स्क्वायर, ये हमको फॉर्मूला मिला। अब हम जो ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसको हम ए से ना लिख के जी से डिनोट करते हैं। ऐसी एक डिनोशन है कि अगर कहीं भी स्मॉल जी, ठीक है, बिग जी होता है यूनिवर्सल लॉ कांस्टेंट, और स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब हमको इसका वैल्यू चाहिए, वैल्यू क्या होगा इन केस ऑफ अर्थ, जो जी का वैल्यू है, ये लिखो 6 पॉइंट निकाल लेते हैं, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, यूनिट बाद में छोड़ो। ओके, मास ऑफ अर्थ क्या है, मैंने वहां पर लिख के रखा है 5.9 इंटू 10 टू द पावर 24, 6 ले लेते हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर 24, हाँ या ना बोल। अब आर ई 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6, 6.4 ले लेते हैं, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम में अगर ये आए, तुम कैलकुलेट करने के बहुत टाइम लगेगा, तो मैं बता देता हूं आफ्टर कैलकुलेशन जो वैल्यू आता है दैट विल बी 9
पॉइंट अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम कभी कभी इजी कैलकुलेशन के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देते हैं। समझ आया है या ना? तो इस स्लाइड में तुमको याद रखने वाला जो चीज है, पहला है स्मॉल g इक्वल्स टू बिग जी, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, पहला आएगा ये। और दूसरा चीज आएगा स्मॉल g का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हम कभी कभी इजी कैलकुलेशन के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में तुमको मेंशन किया हुआ है कि जी का कौन सा वैल्यू लिखना है, तुम वही वाला लिखना, ठीक है, ये याद रखना। अब मुझे एक बात बताओ, ये छोड़ो कॉमन सेंस का बात, ठीक है। मान लो मैंने दो बॉडी लिया, ये एक बॉडी है, ये चीज मरवाएगा यार मुझे किसी दिन। एक बॉडी ये है मान लो, एक बॉडी ये है मान लो, एक बड़ा है एक छोटा है। मान लो ये है 10 केजी, ये है 10 केजी, ठीक है, ये है 1 केजी। अगर मैं इनको ऊपर से ऐसे छोड़ दूं तो सबसे पहले जो यहाँ पर ग्राउंड है, ग्राउंड में सबसे पहले कौन आकर गिरेगा? तुम बोलोगे ऑब्वियसली 10 केजी वाला सबसे आगे आके गिरेगा, हमको यही दिखता है या ना? लेकिन गलत। जो g है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट, इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, डिपेंड्स ऑन g, जो कि कांस्टेंट है, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। जितना ही भारी हो तुम भाई सेम टाइम में आके गिरेगा, सेम टाइम लगेगा इनको गिरने में, सो आंसर विल बी सेम टाइम। अब तुम और इसको लेकर तर्क करोगे कि अगर हम एक पेपर ले, ठीक है, और एक बॉल ले, ठीक है, एक पेपर और एक बॉल ले, दोनों को छोड़े तो पेपर धीरे धीरे आता है, बॉल स्पीड में आता है, तुम बोलोगे ये, ऑब्वियसली मैं एक्सेप्ट करता हूँ यस। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन बिहाइंड इट इज एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस के कारण ये चीज होता है कि एयर जो है इतना फ्लैट सरफेस होता है कागज का, सो और वो हल्का भी होता है थोड़ा, इसलिए एयर एक अलग फोर्स लगाता है जब वो नीचे आता है। लेकिन जो बॉल है थोड़ा भारी होता है, शेप थोड़ा अलग होता है, इसके लिए एयर उसको उतना अच्छा रेजिस्टेंस नहीं दे पाता। एयर रेजिस्टेंस द मेजर फैक्टर, ठीक है। अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो कि तुम वैक्यूम में स्पेस में करो, अगर दोनों को एक साथ छोड़ दो, हालांकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, फिर भी एज्यूम कर लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर दोनों को तुम छोड़ दो तब वो सेम टाइम में आके गिरेंगे। फिजिक्स बोलता है यार, मैं नहीं, ट्राई करके देखना, लेकिन नहीं होगा तुमसे। और न्यूटन ने इसको लेके एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। एक उसने एक कंटेनर लिया था, फुल वैक्यूम कंटेनर, उसमें कुछ पेपर के पार्टिकल्स और एक बॉल रखा था, जब उल्टा किया दोनों एक साथ गिरे, ठीक है, ओके। अब हमको जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी। जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? पहला मास ऑफ द प्लेनेट, दूसरा रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ओके। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आफ्टर प्लेस फ्रॉम प्लेस टू ग्राउंड। क्यों? अब देखो, अर्थ तुमको पता है, अर्थ तुमको पता है कि भाई जो अर्थ है ना वो ऐसा एक गोल होता है, ये गोल होता है अर्थ। मैं बोला ठीक है, लेकिन जब तुम बड़े हो गए हो, चलो भाई तुमको थोड़ा रियलिटी की तरफ ले जाते हैं। अर्थ इज नॉट ए सर्कल, ओके। मैं लिख देता हूं, जो अर्थ है, अर्थ इज नॉट ए सर्कल, अर्थ स्फेयर, अर्थ इज नॉट ए स्फेयर, अर्थ स्फेयर नहीं है। एक्चुअल में जो अर्थ है दैट इज, अब जब बड़े हो गए हो ये भी जान लो, नहीं ज्यादा हो गया, थोड़ा सा भाई, भर जा। ओके, अर्थ जो है थोड़ा सा ऐसा ओवल शेप होता है, थोड़ा सा ओवल, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ? ओवल होने के कारण इसका जो इधर रेडियस एक होगा R1, इसका रेडियस और एक होगा R2, जो कि हमको साफ साफ दिख रहा है, R1 ग्रेटर देन R2, हमको साफ साफ दिख रहा है। सो
अर्थ के नॉर्थ पोल में आर कम है, मतलब जी का वैल्यू ज्यादा है। फॉर्मूला क्या बोल रहा है भाई, ये आर कम है तो जी ज्यादा, और ऐसे ही जो इक्वेटरल है उसमें आर का वैल्यू ज्यादा है तो जी का वैल्यू कम। ठीक है, समझ आया, हाँ या ना? वही बोला, alters place to place, it also changes with altitude and depth under the earth's surface. The factors influencing the value of g are the earth's surface, altitude and depth under the earth's surface. As the values of the earth increases from pole to the equator, the value of g greater at the poles than the equator, जो मैंने अभी बोला। ऐसे ही go at large heights, value of g decreases। समझ आया? अरे पढ़ लो एक बार, कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, फिर भी मैं बता दूं, ठीक है, ये 100% करेक्ट नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं, दिस इज नॉट 100% करेक्ट, क्योंकि जब 11-12 में उठोगे फिजिक्स टीचर तुमको अलग ही चीज समझाएगा। नॉट 100% करेक्ट। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे। जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, v तो सेम रहेगा, u सेम रहेगा, a को हम g लिख देंगे, g का वैल्यू 10 है तुमको पता है। ओके, फॉर फ्री फॉल केस, ठीक है। अब जब फ्री फॉल होता है, एक बात बताओ, पहले तो ये रेस्ट में रहता है, फिर छोड़ने के बाद मोशन में आता है ना। जब पहले रेस्ट में रहता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। v इक्वल्स टू u को हम 0 प्लस gt लिखेंगे, दैट इज v इक्वल्स टू gt फॉर फ्री फॉल, और ये है जनरल केस। तो हमको 2 फॉर्मूला मिले यहाँ पर। एक फॉर्मूला मिला v इक्वल्स टू u प्लस gt, ठीक है, और v इक्वल्स टू gt फॉर फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल केस मैं पहले ही बोल रहा हूं, नहीं तो बाद में मुझको जो भी हो छोड़ो। फ्री फॉल फेस समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बोलता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अगर इसको हम ग्रेविटी की भाषा में लिखे तो यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर आएगा, ठीक है। और फॉर फ्री फॉल इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, फ्री फॉल पहले रेस्ट में रहता है, सो फॉर फ्री फॉल u हो जाएगा 0। सो s इक्वल्स टू यू टी मतलब 0t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जो कि हम ऐसे लिख सकते हैं s इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। हमको यहाँ पर और 2 फॉर्मूला मिल गए, ठीक है, जरूरत नहीं वही 3 मोशन से हो जाएगा। तीसरा जो फॉर्मूला हमको आता है दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एस, जो कि हम ऐसे लिखते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ जी एस। 100% करेक्ट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। और फॉर फ्री फॉल सिचुएशन, फ्री फॉल में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0, सो क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू तो 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ जी एस। सो फाइनल वेलोसिटी जो होगा दैट विल बी रूट ओवर ऑफ ट्वाइस ऑफ जी एस। दिस इज द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर ग्रेविटी। सो दिस वाज टुडेस लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था आई गेस, और एक लेक्चर आएगा इसको लेके। सो कीप वॉचिंग।